हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो क्लास 10 से रिलेटेड है, इकाई 3 और ये मुद्रा, बचत एवं साख। तो हम लोग इस इकाई में जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का इतिहास क्या रहा, मुद्रा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, फिर बचत की क्या उदाहरण है और साख का क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अगर आप 10th क्लास से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देखिएगा तो आपको बहुत ही करीब है। जितने भी भारत में जितने भी बोर्ड हैं, उनमें बिहार बोर्ड में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। समय में बदलाव नहीं किया गया है, सिलेबस में किसी तरह की कमी नहीं की गई है और ना ही बच्चों को उस तरह का कोई भी मौका है ताकि वो अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें। तो इसी कड़ी में आपको हेल्प पहुंचाने के लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो सके, इसी क्रम में ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा, बचत एवं साख को लेके मैं आपके बीच आ रहा हूं। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलता रहे। देखिए, आज के युग में मुद्रा की अगर भूमिका की बात करी जाए तो ये काफ़ी बढ़ गई है। हर एक हमारी जो गतिविधि होती है उसका जो संचालन होता है उसके वो कहीं ना कहीं उससे मुद्रा से जरूर प्रभावित होती है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको इसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए और आपने नेट के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं, तो यहाँ भी आपने पैसे लगाए हैं, यानी कि मुद्रा का यहाँ पे निवेश करा है, मुद्रा आपने खर्चे हुए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर एक काम में मुद्रा का भूमिका काफ़ी है। आज का समस्त आर्थिक ढांचा ही जो है मुद्रा पर निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं, हम जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, चाहे उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब को मुद्रा किसी न किसी रूप में क्या करती है, प्रभावित करती है। इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई है। अब देखिए, हर एक व्यक्ति जब उसके पास मुद्रा है, उसके पास रुपये पैसे हैं, तो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक भी रुपये नहीं है और वो बाजार जा रहा है, चाहे कहीं घूमने के लिए निकला है, तो काफ़ी निराशा महसूस करता है। वो अपने आप को बहुत ही शक्तिहीन महसूस करता है और जैसे उसके पास मुद्रा रहती है तो अपने आप को काफ़ी पावरफुल महसूस करता है। तो इस तरह हमारे जीवन में ये प्रमुख अंग के रूप में हो गया है। इसके बिना हम कोई भी गतिविधि है वो सही ढंग से करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो हमारी जो आधुनिक समाज को मुद्रा के अनेक लाभ प्राप्त है और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। उपयोगिता का मतलब आप समझते हैं, उपयोगिता का मतलब होता है कि हमारी जो आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करे, जिससे हमारी आवश्यकताएं जो है उसकी वो पूर्ति की जा सके। तो मुद्रा जो है हमारी हर तरह की आवश्यकताएं, जो भी हम जैसे मान लीजिए हमें अगर कोई किताब खरीदनी है तो हमारी आवश्यकता किताब की है, हमें एजुकेशन प्राप्त करना है तो हमें इससे रिलेटेड सारी वस्तुएं चाहिए। तो हमारी उपयोगिता क्या है, किताब है, तो किताब हमें मिल जाएगा। तो किताब प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, मुद्रा खर्च करना होगा। तो हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा तो मुद्रा का प्रभाव बहुत ही अधिक है। मार्शल के अनुसार, मार्शल एक गणितज्ञ है, मार्शल एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा कहा गया कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये मुद्रा को इतना महत्व देते हैं, इनके द्वारा मुद्रा को इतना महत्व दिया गया कि ये सीधे कहा गया कि प्रगति का जो श्रेय है, आधुनिक युग की जो प्रगति का श्रेय है, ये सीधे क्या है, मुद्रा से ही है। मुद्रा को ही ये जाता है। ये प्रगति जो हो रही है मुद्रा के कारण ही हो रही है। उसके बाद आप देखिएगा, ट्रे स्कॉट के अनुसार, ये भी एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा कहा गया, इन्होंने तो और बड़ी बात कह दी कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ये हुआ कि देखिए, हृदय क्या करता है, शरीर में रक्त को पंप करता है, रक्त को शरीर के सभी पार्टों में भेजता है, फिर उसको क्या करता है, वापस लाता है। तो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है और अशुद्ध रक्त को फिर पुनः क्या करता है, वापस बुलाता है। तो शुद्ध रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि रक्त जो है शरीर के विभिन्न पार्ट में पहुंचता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति नहीं हो तो हमारा जीना क्या होगा, दुभर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि जो मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था का हृदय अगर नहीं आप मान रहे हैं तो आप उसे रक्त का प्रवाह उसे ब्लड जरूर मान सकते हैं, क्योंकि ब्लड के बिना भी ये क्या होता है, शरीर जो है इसका जीना इसको जीवित रहना संभव नहीं हो सकेगा। कोई भी जीव हो तो अगर रक्त के बिना उसका जीवन क्या है, संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा का काफ़ी महत्व है। देखिए, इस तरह मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है।
और आधुनिक युग में बचत एवं शाख का भी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, बचत जो होता है मुद्रा से संबंधित है और शाख भी जो है मुद्रा संबंधित है। तो हम लोग मुद्रा के इतिहास के बारे में जानेंगे, मुद्रा को और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शुरू में अगर देखेंगे तो हमारे आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास जो है मानव की सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। मतलब मुद्रा का जैसे विकास हुआ, मानव के विकास के साथ ही मुद्रा का विकास हुआ। तो ये जो है, हम अगर मुद्रा के विकास को अगर मानव के विकास से जोड़ दें तो इसमें कोई भी मतलब नई बात नहीं होगी, क्योंकि सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के उत्पादन से कर लिया करता था। कहने का मतलब यह है कि जब हम आदि मानव के रूप में थे तो हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। हम क्या करते थे, हम जो भी उत्पादन करते थे, जो भी चीज़ें हम तैयार करते थे अपने खुद के लिए, उसी से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन बाद में हमारी क्या होगी, आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। अब जब आवश्यकताएं बढ़ेगी तो जो हम एक चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, हम एक चीज़ से हमारा काम चल रहा है, वो संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन देखिए, लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ ही उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित की गई चीज़ों अथवा वस्तुओं का आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन मानव जो था, हम प्रारंभिक जो मानव था, हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा उत्पादन किसी खास चीज़ का किया गया और उससे उनका काम चल गया। लेकिन बाद में उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अब मान लीजिए इस किसी खास क्षेत्र में धान की खेती हो रही है और उन्हें गेहूं से संबंधित अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस परिवेश में जाके, उस परिवेश में आपको होना पड़ेगा, उस परिवेश में आपको खेती करनी पड़ेगी जहाँ पे गेहूं या दूसरे फसल उगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में हम हर जगह रह के तो उत्पादन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए गन्ना के लिए अलग चाहिए, कपास के लिए अलग भौगोलिक स्थिति चाहिए, तो सभी की अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं। तो एक ही व्यक्ति हर जगह जाके उत्पादन नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि हम एक दूसरे की उत्पादित वस्तुओं, चीज़ों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। तो अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। आज प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति एक ही कार्य करता है। कारण यह है कि वो उसी कार्य से उसको जो मुद्रा प्राप्त होगी, उस मुद्रा के बदले वो दूसरी आवश्यक चीज़ों को क्या करेगा, क्रय कर सकेगा। तो यहाँ पे यही बातें कही गई कि इससे जो आय प्राप्त होता है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। अतः आज विनिमय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अब देखिए, विनिमय का मतलब होता है कि हम वस्तुओं का, विनिमय का मतलब होता है कि हम जब एक्सचेंज का कार्य करते हैं, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। तो ये विनिमय जो होता है, एक्सचेंज होता है, ये दो स्वरूप होता है। ये विनिमय के स्वरूप जो होता है, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज जो है, ये दो रूपों में होता है। एक रूप होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जिसको मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। मतलब जो विनिमय है, हम अगर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए हम वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त कर सकते हैं या मुद्रा से कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो विधियां हैं। इससे आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जो विनिमय का जो स्वरूप है वो दो रूप है, वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर बात करी जाए तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि